हेलो एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है आपके सेकंड पार्ट का। आपका पेपर तो एक ही है, उसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कुछ प्रसवकालीन उपघात। तो उसका ये सेकंड टॉपिक है उल्वक रोग। तो आज हम उल्वक रोग की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट डिजीज है उनमें से जो प्रसवकालीन जो उपघात हैं उनमें से आपके एग्जाम में कोई एक डिजीज आ सकती है, जैसे कि कैपोसक्सीडेनम हो सकता है, उल्वक रोग हो सकता है, या फिर एस्फाइजिया हो सकता है। तो उनमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज अगर मैं सब में से बोलूँ तो उल्वक रोग है। ये आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो उल्वक रोग क्या है, थोड़ा डिटेल में इसकी बात कर लेते हैं हम। तो उल्वक रोग में क्या होगा, हम किसको उल्वक रोग कहेंगे और मॉडर्न में इसको क्या कहेंगे, उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो उल्वक रोग क्या है? प्रसव के समय जब शिशु गर्भोदक का पान कर लेता है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है अभी यूट्रस के अंदर क्या है, जब भी फीटस है यूट्रस में, तो वो फीटस के साथ साथ उस यूट्रस के अंदर क्या भी होगा, उसके न्यूट्रिशन के लिए एमनियोटिक फ्लूइड भी होगा जिसके अंदर वो फ्लोट करता है। इन केस जैसे प्रोलॉन्ग्ड लेबर का केस हुआ, आप एनी के अंदर पढ़ोगे भी, प्रोलॉन्ग्ड लेबर का केस हुआ, ठीक है, जैसे कि जो है लेबर पेन काफी लंबे टाइम तक चल रहा है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर चल रहा है, प्रोसीजर लंबा चल रहा है, उस टाइम पे क्या होता है, इन केस जो फीटस है वो फ्लूइड सक कर लेता है, या जो रेस्पिरेशन है वो यूट्रस के अंदर ही स्टार्ट कर देता है, या फिर मीकोनियम पास आउट कर देता है। तो ये सारी कंडीशन किस केस में देखने को मिलती है? एमनियोटिक जो प्रोलॉन्ग्ड लेबर है उस केस में हमें देखने को मिलेंगी। तो अगर प्रोलॉन्ग्ड लेबर हुआ, म्यूकोनियम सक कर लिया, या रेस्पिरेट करेगा, तो रेस्पिरेट करेगा तो क्या करेगा, एयर गैस करेगा अंदर, एयर गैस करेगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, जो फ्लूइड उसमें पड़ा हुआ है, कौन सा फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, वो भी अंदर जा सकता है। हमेशा कंडीशन में नहीं जाएगा, उसी कंडीशन में जाएगा जब रेस्पिरेशन शुरू हो जाए। तो प्रसव के समय जब शिशु गर्भोदक का पान कर लेता है तब उस पिए हुए द्रव्य को आमाशय से बाहर नहीं निकाला जाए। अब क्या हुआ, फीटस अंदर था, उसने एमनियोटिक फ्लूइड सक कर लिया, जब आपने उसका रिसक्सिटेशन किया, आपने ध्यान नहीं दिया कि इसने कोई म्यूकोनियम सक कर रखा है या एमनियोटिक फ्लूइड सक कर रखा है, और आपने क्या किया, उस फ्लूइड को बाहर नहीं निकाला, यानी कि रिसक्सिटेशन आपने अच्छे से नहीं किया। रिसक्सिटेशन में हम पूरा प्रोसीजर करते हैं, एबीसी करेंगे, एयरवे को क्लीन करते हैं, वो सब करते हैं, वो आपने सही से नहीं किया। तो क्या हुआ, जो फ्लूइड है वो कहाँ चला गया, स्टमक में चला गया। ठीक है, स्टमक में चला गया, वो ठीक प्रकार से उसका विशोधन क्या है, आमाशय से उसको बाहर नहीं निकाला गया, या ठीक प्रकार से मुंह का विशोधन नहीं किया जाए, तो उसके कारण जो रोग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उल्वक रोग। तो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकती हूँ कि जो फीटस है उसने जो एमनियोटिक फ्लूइड सक कर लिया था वो उसके स्टमक में जा चुका था, आपने उसको क्लीन नहीं किया, बाहर नहीं निकाला। तो इस फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कई सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, अमोनिया होगा, यूरिया होगा, और भी कई सारे जो वेस्ट मटेरियल, इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी जो मटेरियल होगा वो इसके अंदर रहता है। अब ये सारा का सारा स्टमक में पहुंच जाएगा तो क्या करेगा, रोग करेगा, और जो रोग उत्पन्न होगा तो उस रोग को अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हम क्या कहते हैं, उल्वक रोग। क्लियर है। फिर उसके बाद इसकी संप्राप्ति देखते हैं। संप्राप्ति में क्या होगा, शिशु द्वारा गर्भोदक पान। सबसे पहले क्या किया, वही चीज हुई, गर्भोदक का शिशु ने पान कर लिया, गर्भोदक आमाशय में जाकर रस धातु से मिलकर क्या करेगा, हृदय को विकृत कर देगा। क्या हुआ, आमाशय में गया, आमाशय में क्या होगा, रस धातु भी होगी, है ना। अब वहाँ की जो रस धातु के साथ मिलकर ये क्या करेगा, बच्चे के हृदय को विकृत करेगा। मैंने आपको पहले भी कई क्लासेस में बताया होगा, जो रस धातु होती हैं वो रस धातु का पहला हम जो बोलेंगे डायरेक्ट कनेक्शन किससे रहेगा, हृदय से रहेगा, क्योंकि रस का डायरेक्ट प्रभाव किस पर पड़ता है, हृदय पर पड़ता है। दूसरा एक कारण और होता है कि जो रस धातु है उसको भी हम बोलते हैं कि ये पूरी बॉडी में रहेगा, व्यान वायु भी पूरी बॉडी में रहेगी, और इसको लेके कहाँ चली जाती है, हृदय में चली जाती है, इसलिए क्या होगा, हृदय की विकृति होगी। अब यहाँ पे क्या है, हार्ट में बढ़िया एकदम अच्छा सा ब्लड होना चाहिए था, लेकिन वो ब्लड नहीं है। यहाँ पे तो क्या है, गर्भोदक जो विकृत जो मटेरियल है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वो ब्लड में आ चुका है, इन ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, क्या हुआ, एमनियोटिक फ्लूइड
सक कर लिया, एमनियोटिक फ्लूइड स्टमक में गया, वहाँ से एब्जॉर्ब होके ब्लड में आया और ब्लड से कहाँ चला गया, हार्ट में चला गया। अब वहाँ जाएगा तो क्या करेगा, अब ये एक्सक्रीटरी मटेरियल है जो ब्लड के अंदर नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह कहाँ थी, बॉडी से बाहर थी, लेकिन ये बॉडी के अंदर है, तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। और क्या गड़बड़ करेगा, बच्चे को जो है क्रैम्प्स आ सकते हैं, आक्षेप आ सकते हैं, ट्रिमर्स आ सकते हैं, हृदय विकार हो सकते हैं, उसको कार्डियक डिजीज हो सकती है और श्वास रोग उसको हो सकते हैं। ये किस कंडीशन में होगा कि जब वो एमनियोटिक फ्लूइड सक करते टाइम उसके अगर ट्रैकिया से लंग्स में चला गया तो उसको श्वास रोग हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया उल्वक रोग क्या था। एक ही बात याद रखनी है कि एमनियोटिक फ्लूइड को बच्चा पी चुका है, उसकी वजह से जो रोग होंगे वो उल्वक रोग है। उल्वक रोग कैसे गया, स्टमक में पहुंचा, आपने बाहर नहीं निकाला, वहाँ पर रस धातु थी, उसके साथ मिला, हार्ट में गया, हार्ट में जाके उसने रोग किए और उस रोग को कह दिया उल्वक रोग। अब इसके अंदर, इस डिजीज के अंदर आपको कौन कौन से, देखो हमने संप्राप्ति देख ली, परिभाषा देख ली, अब इसके लक्षण देखते हैं। क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, श्वास हो सकता है बच्चे को, ज्वर होगा। अब इसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया वायरस भी हो सकते हैं, कोई इन्फेक्टिव मटेरियल हो सकता है, उसकी वजह से क्या होगा, फीवर आ जाएगा, कास होगा, सर्दी हो सकती है, अगर स्टमक में पड़ा हुआ है उससे क्या होगा, उत्क्लेश वाली कंडीशन रहेगी तो बच्चे को सर्दी भी हो सकती है, क्योंकि बाहरी मटेरियल है, ये नहीं होना चाहिए, तो बॉडी क्या करेगी, रिएक्ट करेगी बाहर निकालने के लिए, तो उसके फलस्वरूप बच्चे को क्या हो सकती है, सर्दी रोग हो सकता है, हृदय के रोग हो सकते हैं। और क्या करेगा, शिशु का मुट्ठी बांधकर बार बार बेहोश होना। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जब भी पेन होता है तो हम क्या करते हैं, अपने नेल से मुट्ठी को बंद करके मुट्ठी टाइट कर लेते हैं, बस वही बच्चा कह नहीं पाएगा, इसको भी क्या होगा, पेन हो रहा है, ज्वर हो रहा है, तो ये क्या करेगा, मुट्ठी बांधने का मतलब क्या है, पेन में है वो, मुट्ठी बांधने से ऐसे नहीं है कि स्पेसिफिक किसी डिजीज में होगा, इसका मतलब वो पेन में है, और क्या होगा, बार बार बेहोश हो जाएगा। बेहोश क्यों होगा, क्योंकि ब्लड प्योर नहीं है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, क्योंकि क्या है, वेस्ट मटेरियल है ब्लड के अंदर, इसीलिए ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा और बच्चा बार बार क्या होगा, बेहोश हो जाएगा। तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या देंगे, इसके लिए हम ट्रीटमेंट करेंगे, स्रोतस का विशोधन करने के लिए शिशु को बार बार अजामूत्र का प्रयोग कराएंगे, क्योंकि अजामूत्र में कैसी प्रॉपर्टीज होंगी, क्षारीय प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो स्रोतस के विशोधन के लिए बार बार क्या कराएंगे, अजामूत्र का प्रयोग कराएंगे, परंतु उसे अभ्यंग व स्नान नहीं कराना है। ध्यान रखने वाली बात है, ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें बच्चे को हमें अभ्यंग और स्नान नहीं कराना है, वो है उल्वक रोग। यहाँ पे हम उसे अभ्यंग और स्नान नहीं कराएंगे, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, आक्षेपक वाली कंडीशन भी डेवलप हो रही है, इसलिए हम अभ्यंग और स्नान का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। दूसरा, एक घृत होता है, केवल नाम याद रखना है आपको, शशक घृत का प्रयोग करेंगे। और तीसरा है, लोहे की गोली को तपाकर तेल में बुझाकर तेल का प्रयोग करेंगे। आपने रस शास्त्र के अंदर आवाप निर्वाप इस तरीके से पढ़ा होगा, तो उसमें क्या करते हैं, हम लोहे को गर्म करेंगे और उसको तेल में डाल दिया, उससे जो स्टीम निकलेगी, तेल गर्म हो जाएगा, उस तेल का प्रयोग करना है हमें बच्चे के अंदर, ठीक है। तो इन चीजों का हम प्रयोग करेंगे उल्वक रोग में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा। तो ये तो बात हो गई किसके अकॉर्डिंग, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि उल्वक रोग को मॉडर्न क्या बोलता है। उल्वक रोग को मॉडर्न कहता है एस्पिरेशन न्यूमोनिया। एस्पिरेशन न्यूमोनिया से इसको कोरिलेट किया गया है। तो एस्पिरेशन न्यूमोनिया क्या है, बात करते हैं। देखो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि उल्वक रोग की कंडीशन किस कंडीशन में डेवलप होगी, जब मदर प्रोलोंग्ड लेबर की कंडीशन में है, लेबर जो है वो प्रोलोंग्ड हो गया है, तो उस केस में क्या होगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ सीन देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं क्या है, ड्यू टू प्रोलोंग्ड लेबर ऑफ और डिफिकल्टी इन लेबर। अगर प्रोलोंग्ड लेबर है या लेबर के अंदर डिफिकल्टी है, यानी कि किसी भी तरह की कोई जो है कॉम्प्लिकेशन आ गए हैं, कोई डिफिकल्टी हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सफर कौन कर रहा है, फीटस। क्यों कर रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं चल रहा है, उसको O2 की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो अगर प्रोलोंग्ड जो लेबर की कंडीशन रहेगी, उसमें क्या होगा, फीटस के लिए O2 की सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं रहेगी। अब उसको
उसकी मदर से अब तक तो क्या था, आराम से 9 महीने उसके एकदम मस्त कट रहे थे। कैसे कट रहे थे कि टाइम टू टाइम उसको ऑक्सीजन मिल रही थी, ब्लड मिल रहा है, सर्कुलेशन मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अचानक से लेबर के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुए जिसकी वजह से मदर उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचा पा रही है। किसको? फीटस को। अब उसके पास ऑक्सीजन नहीं आ रही है तो अब क्या करेगा? चुपचाप तो बैठेगा नहीं कि नहीं आ रही है तो कोई नहीं, मैं अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको मदर से जब सप्लाई नहीं मिल रही है ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, यूट्रस में ही खुद अपना रेस्पिरेशन शुरू कर देगा। जब भी O2 की कमी होगी यूट्रस के अंदर क्या करेगा, रेस्पिरेशन शुरू कर देगा। और जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया होगा प्राण प्रत्यागमन या परिचर्या के अंदर, कि जब भी वो रेस्पिरेशन करेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले एयर गैस्प करेंगे। हम भी यही करते हैं, इनहेल में क्या करते हैं, एयर गैस्प करते हैं। तो उसके साथ साथ जो उसके आसपास का जो मटेरियल है वो भी उसके अंदर जाएगा, तो जिसके कारण फीटस एमनियोटिक फ्लूइड को सक कर लेगा। समझ में आया? क्या हुआ कि प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन थी, मदर ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो ऑक्सीजन नहीं दे रही, आप अपना अपने आप देखो। तो फिर बच्चे ने बोला अच्छा ठीक है, ऐसा क्या? तो उसने खुद का रेस्पिरेशन शुरू कर दिया। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन शुरू किया तो उसको बेचारे को क्या पता था कि मैं तो एयर लूंगा और फ्लूइड अंदर जाएगा। तो एयर तो गई कि नहीं गई, लेकिन फ्लूइड अंदर चला गया। फ्लूइड अंदर गया तो इस फ्लूइड के अंदर, अभी मैंने आपको इतनी देर से बोल रही हूँ मैं, क्या है इसके अंदर, वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर क्या होगा, अमोनिया और वेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं, यूरिया वगैरह, ये सेल्स इसके अंदर होती हैं। यदि यह फ्लूइड जो है लंग्स में चला गया, अभी हमने देखा आयुर्वेद क्या कह रहा है कि श्वासकाश रोग होंगे। क्यों होंगे? मैंने बताया आपको कि ट्रैकिया से कहाँ पहुंच गया, लंग्स में चला गया। अब ये जब देखो दो रास्ते हैं जब भी फेरिंग्स में कोई चीज आएगी तो उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो ईसोफेगस में जाएगी या वो ट्रैकिया में जाएगी। तो क्या होता है, अपने आप ही ये कैपेसिटी है कि एपिग्लोटिस से ट्रैकिया बंद हो जाएगा और जो भी खाने पीने का सामान होगा वो ईसोफेगस में जाएगा और एयर जाएगी ट्रैकिया में। ऐसा होता है नॉर्मली। अब बच्चे के अंदर ऐसी चीज है, नहीं पता उसे, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो